Hello bachcho, welcome to the class. In the today's video we are going ahead and the topic is saprotrophs. You know that currently we are studying chapter first of science class 7th and the chapter name is nutrition in plants and our topic is saprotrophs. तो बच्चों सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म दैट लीव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसे प्राणी जो सड़ी गली हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। उनके बॉडी में सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो चलो एनसीईआरटी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आप सब ने मशरूम के पैकेट को सब्जी के बाज़ार में वेजिटेबल मार्केट में बिकते हुए देखा होगा। सभी के यहाँ आता है, काफ़ी हेल्दी होता है, अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स आर ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अगर आपने मार्केट में मशरूम बिकते देखा है तो आपने रेनी सीजन में काफ़ी मुलायम गद्देदार से प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के लॉग्स हो गए, लकड़ी हो गए, मिट्टी हो गई, ठीक है, डंग हो गया, इन पे आपने मशरूम उगते हुए देखा होगा। फ्लफ़ी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, डार्क कलर में, वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, अलग अलग कलर का मिक्सचर भी होता है उनका। तो आपने रेनी सीजन में इनको भी उगते हुए देखा होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस बस इस बात का है कि जो वेजिटेबल मार्केट में मशरूम मिलता है वह ईटेबल है, उसको हम खा सकते हैं, वाइल दैट ग्रोज इन रेनी सीजन इज़ नॉट ईटेबल। जो बारिश के मौसम में उगता है वो खाने योग्य नहीं है, वो जहरीला है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। हैं दोनों फंगाई ही हैं, दोनों फंगाई हैं, एक ईटेबल है और दूसरा ईटेबल नहीं है। लेट अस फाउंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो चलिए पता करते हैं कि किस प्रकार का न्यूट्रिएंट इन्हें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए और जो चाहिए उसको पाते कहाँ से हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई सेप्रोट्रॉप्स फंगाई ही होते हैं, ये सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करते हैं, जैसे सड़े हुए एनिमल्स की बॉडी हैं, ठीक, खाने पीने की चीज़ें हैं, आप देखो रोटी, ब्रेड, अचार, इन्हें रख देते हो किचन में तो ख़राब हो जाते हैं, कहते हैं उसमें कि भुकड़ी लग गई है, फंगस लग गया है। तो यही होते हैं और इन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम। अगर आपको ब्रेड लेना है, ब्रेड का टुकड़ा पानी से गीला कर देना है। अब इसको आपको नमीदार और हल्का गर्म वाली जगह पे 2 से 3 दिन तक रखना है, या तब तक रखना है जब तक उस पर फंगाई ग्रो करना शुरू न कर दे, जब तक उसमें भुकड़ी लगना शुरू ना हो जाए, जब तक दिखाई ना देने लग जाए भुकड़ी कि इस पर फंगस लग गया है, ख़राब हो चुका है, तब तक के लिए आप उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज? तो कलर जो होगा भाई ग्रे हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। क्या कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब क्या जो पैचेज हैं उनको माइक्रोस्कोप के नीचे या मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस लेके उसके नीचे आप देखो, उसको जूम करो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अगर आप जो भी देखते हो उसको नोटबुक पे लिखो। आप देखोगे कि पूरे ब्रेड के ऊपर कॉटन के धागे जैसा कुछ फैला हुआ है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। तो भाई जो फंगस होते हैं वे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम माइसीलियम कहते हैं। फंगस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे माइसीलियम कहा जाता है। ये सारे एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक नेटवर्क बना देते हैं, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इन प्राणियों को हम फंगाई कहते हैं। आप ब्रेड पे, रोटी पे, अचार पे जो देखते हो या जो मार्केट में मशरूम मिल रहा है, जो गोबर पे, मिट्टी पे, प्लांट्स के लॉग्स पे आपको बारिश के मौसम में उगते दिख जाता है, इन सब को हम क्या बोलते हैं?
फंगाई बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें न्यूट्रिशन का एक अलग ही तरीका होता है। मतलब इनमें न तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, न तो इनमें हमारी तरह हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ना ही प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। यह है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, ठीक। ऑटोट्रॉफिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, फूड नहीं बना सकती, ये फूड के लिए दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वह जो फंगाई है वह ब्रेड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब सड़ी गली चीज़ें, मरी हुई चीज़ों से अपना पोषण ले रहा है, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और पोषण के इस तरीके को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फंगाई में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगाई जो है अचार पे, लेदर पे, चमड़े से बनी हुई जो चीज़ें हैं, कपड़ों पे, लेदर क्लॉथ्स पे, दूसरी चीज़ें जिनको आप गर्म और नमीदार वेदर में छोड़ देते हो लंबे समय तक, उस पर ग्रो कर जाती हैं। रोटी हो गया, फ्रूट्स हो गए, खाने पीने की जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, उन सब पे आसानी से ग्रो कर जाते हैं। स्पेशली कौन सा सीज़न, रेनी सीज़न सबसे सूटेबल होता है, क्योंकि उस समय पे हॉट भी होता है और ह्यूमिड भी होता है। इन्हें हॉट भी ह्यूमिड दोनों कंडीशन चाहिए, गर्मी भी हो और वहाँ पे नमी भी हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, जब बारिश का मौसम आता है तो ये बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करते हैं, ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस, अपने माता पिता से घर में फंगाई की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में आप बात कर सकते हो, या उनकी जो कारण बर्बादी होती है उसके बारे में बात कर सकते हो। आपके पेरेंट्स आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता देंगे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, फंगाई को ग्रो करने के लिए इनका जो मीडियम होता है, से प्लांट्स को आप ग्रो कराते हो तो सीड्स होते हैं, ऐसे ही फंगाई में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। देखने में सीड लाइक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल का कद हो, माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, नॉर्मल आई से नहीं दिखता। हवा में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब कभी भी आप कुछ खाने पीने की चीज़ रखते हो तो हवा में से उस पर आके बैठ जाते हैं और फिर उस पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उस पर जर्मिनेट करते हैं, आगे प्रोसेस बढ़ जाता है। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled. भाई जब कभी भी इनको वेट और वार्म इन्वायरमेंट मिलता है, चीज़ों पे लैंड करते हैं, उस पर ग्रो कर जाते हैं। जैसे ब्रेड को आपने भिगा के रखा, तो अब आपने उसको वेट कर दिया था, वार्म बाकी इन्वायरमेंट से गर्मी मिल गई, फंगाई आराम से उस पर ग्रो करके बढ़ना शुरू कर दिया। अब आपको जब तुरंत स्पोर आके गिरेगा तो दिखेगा नहीं, जब स्पोर वहाँ पे ग्रो करेगा, ढेर सारी मात्रा में फंगाई को तैयार कर लेगा, तब आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है वहाँ पे मिलियंस ऑफ का जो ना फंगाई के प्लांट हैं, बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो साथ साथ रहते हैं, वे अपने खाने पीने की चीज़ को और अपने आश्रय को दोनों को ही आपस में बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को यूँ समझ सकते हो कि दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक, दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं और उससे दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। कि मतलब कोई काम ऐसा है जो अगला नहीं कर सकता, उसको दूसरा वाला कर सकता है, वैसे ही कुछ ऐसा है जो दूसरा वाला नहीं कर सकता, पहला वाला कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूँ समझाएं कि दो लोग एक साथ रूम लेके रहें पार्टनरशिप में। एक बंदा कहे भाई मैं रूम का सारा रेंट दे दूंगा, और दूसरा बंदा कहेगा कि मैं खाने पीने के सारे खर्च को पे करूंगा। तो इस तरीके को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। यहाँ पे दोनों ही व्यक्तियों का फ़ायदा हो रहा है और दोनों की वजह से हो रहा है, दोनों ही उसके लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न the fungus provides water and certain nutrients। करा कुछ फंगाई हैं जो प्लांट्स की जड़ों के अंदर रहते हैं। पौधा फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, मतलब जिंदा रहने के लिए भोजन देता है, बदले में फंगाई जो है वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको दे देता है, कुछ मिनरल्स दे देता है। इसको हम माइकोरिजा कहते हैं। क्या कहते हैं?
माइकोरिजा। ओके, आगे चलते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, क्या कुछ प्राणी हैं जैसे कि लाइकेन। अक्लोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। वहाँ पे एक पार्ट होता है एल्गी जिसके पास क्लोरोफिल होता है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और दूसरा पार्ट होता है फंगाई, दोनों साथ ही रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा and in return the alga prepares and provides food to the fungus. तो भाई सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है माइकोरिजा। दूसरा एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन आप सब जानते हो, कहीं भी आपके घर के आसपास पानी गिरने लगता है वहाँ पे एक काई लग जाता है, आप बोलते हो ग्रीन ग्रीन पैचेस उस पर दीवार पे चिपक जाते हैं अपने आप, उसे हम लाइकेन कहते हैं या काई कहते हैं। तो लाइकेन जो है वह दो ऑर्गेनिज्म का कम्बिनेशन है, उसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक तो एल्गा होता है, दूसरा फंगस होता है। एल्गा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, उसके पास क्लोरोफिल है, ठीक। फंगस जो है फूड नहीं बना सकता, तो फंगस उसको वाटर और शेल्टर प्रोवाइड कर देता है और एल्गा बदले में खाना बना के उसको दे देता है। इस तरीके से दोनों ही जिंदा रह लेते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ स्पेलिंग। तो फिर से बताता हूँ, लाइकेन कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स का, एल्गा और फंगाई का, जिसमें एल्गा के पास क्लोरोफिल है तो अपना फूड फॉर्म कर सकता है, ठीक। बदले में फंगाई उसको वाटर और शेल्टर प्रोवाइड कर देता है, तो इसलिए एल्गा उसको बना बनाया भोजन दे देता है। दोनों साथ ही रहते हैं और लाइकेन ग्रो करता रहता है। आगे चलते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनरापूर्ति। किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, मिट्टी में उसकी दोबारा सप्लाई कैसी होती है। एक बार आपने प्लांट्स शो कर दिया तो अब पौधे ने वहाँ से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लिया, तो दोबारा मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए उसकी पूर्ति कैसी होती है। तो उसके लिए कई तरीके हैं जिसका हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मेन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, आर गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स आर इन पॉट्स, डू यू नो व्हाई दिस इज डन। क्या आपने किसान को खेत में गोबर की खाद या फर्टिलाइज़र, मतलब जो केमिकल खाद है, उसको फैलाते हुए देखा है, माली को अपने बगीचे में ऐसा करते हुए देखा है या गमलों में ऐसा डालते हुए देखा है। आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nitrogen such as nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. इतना एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है आप सबको पता है कि पौधे जो हैं वे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से। जो भी इन्हें चाहिए सॉइल से वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं। तो वो लगातार पौधे न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं और मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती रहती है। डिक्लाइन मतलब कम होना, गिरना। या जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स के रूप में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जिसकी पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपको मिट्टी में इनकी ज़रूरत को मेंटेन रखने के लिए, इनकी मात्रा को बनाए रखने के लिए समय समय पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करना होता है। हम पौधों को उगा सकते हैं, ठीक, और पौधे को हम स्वस्थ तभी रख सकते हैं जब हम पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसकी पूर्ति कर सकें, उन्हें हम वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकें। यानी कि हम बाहर से उसको मैन्योर या फर्टिलाइज़र देते रहें तो हमारा पौधा हेल्दी रहेगा, अदरवाइज पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और बाद में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से पौधे की डेथ हो जाएगी। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. कह जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं वे ढेर सारा नाइट्रोजन क्या करते हैं, मिट्टी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं
और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन बहुत ढेर सारा है, 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन यह नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। पौधे जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में चाहिए जो कि वाटर या सॉइल में सॉल्युबल हो। नाइट्रोजन गैस वाटर या सॉइल में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होती, डायरेक्ट नहीं घुलती। इसलिए ज़रूरत हमें ऐसी है कि कुछ ऐसा हो जो इस इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, इनमें कन्वर्ट कर दे और पौधा इसको एब्जॉर्ब कर ले तो काम हो सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। पौधे को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, गैस फॉर्म में नहीं, क्योंकि गैस फॉर्म सॉल्युबल नहीं है। मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए जो कि सॉइल और वाटर में सॉल्युबल हो, फिर पौधा वहाँ से उसको ले सके। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, नाम अच्छे से याद रखना, राइजोबियम। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। राइजोबियम जो है इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म मतलब सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इसको नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देगा और फिर पानी में घुल जाएगा और बाद में पौधा इसका इस्तेमाल कर लेगा। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना नहीं बना सकता। राइजोबियम इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में तो बदल सकता है ताकि पौधा उसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन खुद के लिए भोजन नहीं बना सकता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे भी एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज होता है कि नाइट्रोजन जो है, राइजोबियम जो है पौधे को नाइट्रोजन कंपाउंड सॉल्युबल करके देगा, ठीक, नाइट्रोजन दे देगा और बदले में पौधा उसको भोजन दे देगा, न्यूट्रिएंट दे देगा जिंदा रहने के लिए। तो राइजोबियम प्लांट के रूट्स में ही रहता है और वे प्लांट्स जिनके रूट्स में राइजोबियम रहता है उन प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, हिंदी में छीमीदार पौधे, ठीक, जिनमें जो फल है वो छीमी के रूप में लगता है। ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, ठीक, पल्सेस के जो प्लांट्स हैं, ठीक, बीन्स हैं, सब क्या है लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इन्हें आपको यूरिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही नाइट्रोजन फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि इनके रूट्स में राइजोबियम है, तो आपका काफ़ी खर्च बच जाता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो इसलिए जो ये हैं राइजोबियम, ये पौधों की जड़ों में रहते हैं, जैसे कि चना है, ठीक है, मटर है, मूंग है, बीन्स हैं और दूसरे जो लेग्यूम वैरायटी वाले प्लांट्स हैं, बहुत सारे हैं, नाम तो सबका याद नहीं सकता, तो सबको ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न, बदले में, द प्लांट्स प्रोवाइड फूड, पौधा इनको भोजन, एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को भोजन देता है, रहने के लिए जगह देता है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके पास भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि साहचर्य जीवन, साहचर्य संबंध, जहाँ दोनों एक दूसरे के फ़ायदे में काम करें। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द फार्मर्स, यह दोनों का जो संगठन है किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, किसानों का काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इससे। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जहाँ पे भी लेग्यूमिनस प्लांट को अगर उन्होंने शो किया है तो वहाँ पे उन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बहुत कम डालना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ खेती में आपने इस पैटर्न को देखा होगा कि चना और गेहूं को साथ मिलाते हैं, ग्राम व्हीट को साथ में, मस्टर्ड व्हीट को साथ में, क्योंकि मस्टर्ड भी एक लेग्यूमिनस प्लांट है तो उसमें नाइट्रोजन फॉर्म होगा तो गेहूं को भी मिल जाएगा। ग्राम लेग्यूमिनस प्लांट है, नाइट्रोजन फॉर्म होगा तो व्हीट को मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, जितनी भी जो पल्सेस हैं वे सब लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती हैं। अब आपको ये बात पता है कि जितने भी पल्सेस हैं उनमें आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है और जो पल्सेस के प्लांट्स होते हैं उनके ही रूट्स के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है तो उनको ही नाइट्रोजन अपने आप बनाया मिलता है। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, इस पार्ट में आपने सीखा कि जो ज़्यादातर पौधे हैं वे ऑटोट्रॉप्स हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल है लेकिन कुछ मिनरल्स की कमी हो रही है तो वे इंसेक्ट्स को खाते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवस प्लांट कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है ऑटोट्रॉप्स ही हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक आर सेप्टोट्रॉपिक,
क्या केवल कुछ ही पौधे हैं जो पैरासिटिक हैं या सेप्रोट्रॉपिक हैं। पैरासिटिक का मतलब वे जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करें। सेप्रोट्रॉपिक मतलब जो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। क्या ज़्यादातर एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल्स पर ही निर्भर रहते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवस प्लांट्स हैं वे पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा डिपेंड रहना पड़ रहा है दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपने भोजन के लिए। तो हम इंसेक्टिवस प्लांट्स को पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बिल्कुल कह सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। तो चलो इस पर डिस्कस करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वे इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं ताकि उनके शरीर का विकास हो जाए। ठीक है, शरीर की मरम्मत का काम होता रहे, उनका शरीर जो हो वह संयमित रहे। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, हरे पौधे भोजन स्वयं के लिए बना सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर ऑटोट्रॉप्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। प्लांट्स लाइक कुस्कुटा आर पैरासाइट्स, कुस्कुटा जैसे जो पौधे हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, वे जिस पौधे पर ग्रो करते हैं, जो उनका होस्ट होता है, जो उनका मेज़बान होता है, उसी से अपना भोजन वे ले लेते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, पौधे जो हैं वे भोजन का निर्माण करने के लिए बहुत ही साधारण से रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और मिनरल हो गया। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं वे क्या क्या हैं? क्लोरोफिल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज आर कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बोहाइड्रेट से कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है, मतलब कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और यह फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, मतलब इसका उत्पाद, यह फोटोसिंथेसिस का एक उत्पाद है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ही यह बनता है। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, क्या है कि सोलर की जो सूर्य की ऊर्जा है उसको पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल ही सोख सकता है, बाकी किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनता है, बाकी समय पे नहीं बनता है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल, क्या बाकी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। मेनी फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉप्स, बहुत सारे फंगाई सड़ी गली चीज़ों से, मरी हुई वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, कुछ पौधे हैं और सभी एनिमल्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं या परिपोषी कहते हैं। तो बच्चों व्हाट वी हैव लर्न में इतना ही था। अब है आगे एक्सरसाइज जिसको हम एक अलग वीडियो से करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर और बाकी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ ये हमारा इसका चौथा पार्ट था इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, जिसको हमने कंप्लीट किया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों को मिल सके जिनको भी एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती है या न्यूट्रिशन प्लांट टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, एक एक लाइन समझाया है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी उसको भी मैंने आपको दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।